हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में जो रासो साहित्य पढ़ रहे थे उससे जो आगे हमीर रासो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात है, हिंदी साहित्य का इतिहास और जो हमारी व्याकरण है उसके नोट्स है वो तैयार कर रहा हूं मैं। तैयार होते ही आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी वो तैयार हो मैं जो सूचना दूं वो आपको मिल सके। वो आपको जो नोट्स है वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध करवा दूंगा। अब बात करें हम हमीर रासो की। तो जो हमीर रासो है उसके लेखक की बात करें तो सारंगधर है वो इसके लेखक थे। हमीर रासो की बात करें इसकी रचना काल की तो 1357 ईस्वी और 1414 विक्रमी था। 1414 विक्रमी था, ठीक है। यानी रचना काल है वो हमारे ईस्वी सन में आई तब है 1357 ईस्वी, और जब विक्रमी सन में आई तो 1414 विक्रमी सन है। इस ग्रंथ का मूल ग्रंथ अभी तक नहीं मिला है। कहने का मतलब जो सारंगधर की जो रचना है हमीर रासो, इसका जो मूल ग्रंथ है वो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। प्राकृत पेंगलम में इस काव्य के कुछ छंद मिले हैं। यानी जो प्राकृत पेंगलम रचना है उस रचना के जो है उस रचना में इस जो रासो साहित्य है हमीर रासो उसका कुछ भाग मिला है। उसी के आधार पर इस ग्रंथ का अस्तित्व स्वीकारा है। कहने का मतलब जो हमीर रासो है, जो इसका मूल जो ग्रंथ है वो ग्रंथ अभी तक नहीं मिला है। सिर्फ इसको किस प्रकार मानते हैं कि हमीर रासो की रचना भी सारंगधर ने की थी, वो हमारे प्राकृत पेंगलम है उसकी में कुछ इसके छंद मिले, उस छंद के आधार पर ही इसका अस्तित्व स्वीकारा जाता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमीर रासो है उस ग्रंथ का अस्तित्व किस ग्रंथ के आधार पर माना जाता है, तो जो प्राकृत पेंगलम है उसके आधार पर इसका अस्तित्व स्वीकारा गया है। आगे देखिए, आगे आचार्य शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति इसी ग्रंथ से मानी है। ये मोस्ट है, ये लाइन है वो मोस्ट है। यानी जो अपभ्रंश जो साहित्य था, यानी जो अपभ्रंश में रचनाएं हो रही थी, उन रचनाओं की जो समाप्ति है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ से मानी है, तो वो होगा हमीर रासो। यानी हमीर रासो के बाद में उन्होंने माना है कि अपभ्रंश की रचनाएं नहीं हुई। तो अपभ्रंश की अंतिम जो रचना है वो किसको माना है, हमीर रासो को माना है आचार्य शुक्ल ने। फिर बात करें विजयपाल रासो, यानी हमीर रासो थी, उन हमीर रासो के महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। इससे बार हमीर रासो से संबंधित कम ही पूछा जाता है। अब विजयपाल रासो, लेखक है नल सिंह भाट, ठीक है। रचना काल है 16वीं शताब्दी, यानी मिश्र बंधुओं के अनुसार है वो है 1298 ईस्वी। यानी जो मिश्र बंधु है वो इसको 1298 ईस्वी मानते हैं, ठीक है। और ऐसे इसका जो रचना काल है वो 16वीं शताब्दी है। मिश्र बंधुओं के हिसाब से इसकी जैसे 13वीं शताब्दी होता है। ये ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में रचित है। यानी जो विजयपाल रासो है उसकी भाषा क्या है, अपभ्रंश है। अपभ्रंश भाषा में रचित ग्रंथ है। इसमें केवल 42 छंद है। यानी जो हमारी विजयपाल रासो है नल सिंह भाट द्वारा रचित, उसके अंदर सिर्फ कितने छंद है, 42 छंद ही उपलब्ध है। इसमें विजयगढ़, विजयगढ़ कहाँ है, करौली है। विजयपाल रासो है तो विजयगढ़ करौली के शासक विजयपाल वह पंग राजा के युद्ध का वर्णन है। यानी ये भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी विजयपाल रासो में किसका वर्णन है, तो हमारे विजयपाल करौली के शासक और जो पंग राजा है उसके बीच हुए युद्ध का वर्णन इसके अंदर किया गया 42 छंदों में, 42 छंदों में। अब आगे है रासो साहित्य, सॉरी रास साहित्य या जैन साहित्य। यानी जो रास साहित्य और जैन साहित्य एक ही है।
इसके बारे में। यानी जो हमारा राष्ट्र साहित्य था वो खत्म हो गया, अब है जो जैन साहित्य था, राष्ट्र साहित्य। उसके बाद में जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, वो हम देखेंगे। तो बात करें रास साहित्य, यानी रास साहित्य है क्या? जैन कवियों द्वारा 12वीं व 13वीं शताब्दी, यानी 12वीं और 13वीं शताब्दी के जो बीच का समय था, में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए रचा गया साहित्य। यानी रास साहित्य क्या है? जैन साहित्य है। रास साहित्य क्या है? जैन साहित्य। दोनों नाम एक ही, कंफ्यूजन नहीं होना है। रासो अलग है, रास अलग है। तो इसमें क्या हुआ कि जो जैन कवि थे उन्होंने जो 12वीं और 13वीं शताब्दी के अंतर्गत अपने जो धर्म का प्रचार प्रसार किया, वही इसके अंदर लिखा हुआ है। किसके अंदर? जैन साहित्य के अंतर्गत। इनके कथानक का प्रमुख स्रोत उपजीव्य जैन पुराण को माना गया है। यानी जो जैनों की जो पुराण है, जो पवित्र ग्रंथ है, उसको माना गया है। यानी इसके जो कथानक है, यानी जो इसमें जो वर्णन आता है, वो कहां से लिया गया है? जैन पुराण से लिया गया है। पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया, उसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने धर्म का प्रचार किया। यानी यहां से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी सिद्धों का जो क्षेत्र था, तो सिद्ध किस क्षेत्र में थे? पूर्वी क्षेत्र में थे सिद्ध। अब पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, यानी पैसे काम चलने वाला नहीं है, तो आप जैसे इस प्रकार याद कर लो। सिद्ध, सिद्ध थे, सिद्ध के आगे लगा दो सूर्य। ठीक है, सूर्य। अब हमें पता है कि जो सूर्य किस साइड उदय होता है? सूर्य हमारा पूर्व की ओर उदय होता है। तो सिद्ध कौन सी साइड में थे? पूर्व दिशा में थे। सिद्ध पूर्व में थे। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो पूर्व के जस्ट सामने क्या है? पश्चिम है। तो हमारे जैन क्या थे? पश्चिम में थे। जैन पश्चिम में थे, और सिद्ध और जो ये बौद्ध धर्म से निकले हुए थे, ये कौन सी में थे? हमारे पूर्वी में। तो पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया, उसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने धर्म का प्रचार किया। कहने का मतलब दोनों का जो काम था वो क्या था? धर्म का प्रचार प्रसार करना ही था। और उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने जो साहित्य लिखा, वही हमारा राष्ट्र साहित्य और वही हमारा जैन साहित्य या राज साहित्य है। इनकी रचना आचार, रास, फागु और चरित शैलियों में रचित है। चरित शैलियों में रचित है, कहने का मतलब इनकी जो रचनाएं है उनकी 4 शैलियां हैं। किसकी? जैनों की। आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो निम्न में से रास साहित्य की शैली नहीं है, या निम्न में से जैन साहित्य की शैली नहीं है, जैसे आचार, रास, फागु, और इसके अंदर जैसे चरित की जगह दूसरा कोई नाम दे दे एक, तो यहां से आपसे वो छांटना होता है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है, निम्न में से रास साहित्य की शैली, इनमें से कोई एक नाम दे दे, जैसे आचार दे दिया और 3 नाम कोई अलग दे दी। तो ये चारों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इनकी जो रचनाएं थी वो आचार, रास, फागु और चरित 4 शैलियों में रचित थी। फिर आचार शैली के काव्य में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। यानी जो हमारी आचार शैली है उसके अंदर क्या है? आचार शैली के अंदर जो उपदेश है उनका वर्णन है, घटनाओं का नहीं है। तो आचार में उपदेश है। फागु व चरित काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो सामान्य जो रचनाएं होती है वो फागु व चरित शैली में रचित है। फागु व चरित शैली में सामान्य रचनाएं हैं। ठीक है, आगे देखो। यहाँ पर रास शब्द की व्युत्पत्ति, यानी जो रास शब्द है वो किस प्रकार उत्पन्न हुआ, कहां से आया। जिस प्रकार रासो साहित्य वो कहां से आया था, तो उसकी अलग अलग वो मान्यता थी, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। तो उसी प्रकार रास साहित्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा व नृत्य, नृत्य है ये, क्रीड़ा व नृत्य से संबंध रखता है। यानी जो हमारा संस्कृत साहित्य है, उस संस्कृत साहित्य में रास का मतलब क्या होता है? क्रीड़ा। क्रीड़ा का मतलब होता है खेलना, और नृत्य का मतलब नाचना। तो वो खेलने और नाचने से संबंध रखता है। ये बात है संस्कृत साहित्य की। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि, ये हम आगे पढ़ेंगे, जो काव्य शास्त्र पढ़ेंगे वहां पर आएगा। तो नाट्य शास्त्र में जो भरत मुनि है, इसे क्रीडनीयक कहा है, क्रीडनीयक
का है। ये मोस्ट है लाइन, दोनों की दृष्टि से हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में यहाँ से भी मोस्ट है, क्योंकि जो रास साहित्य है ना, वो तो नाट्य शास्त्र में इसको क्रीडनीयक कहा गया है। रास साहित्य को, जो रास की उत्पत्ति हुई है रास शब्द की, और वहां पर भी है कि इस रासों को जो भरतमुनि है ना, उसने क्या कहा है, तो क्रीडनीयक कहा है। तो उस जो काव्य शास्त्र है उसके हिसाब से और यहाँ से दोनों के हिसाब से ये महत्वपूर्ण है लाइन। अभिनव गुप्त ने रास को रूपक माना है। रास को क्या माना है, रूपक माना है। लोक जीवन में रास शब्द कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया। जो हम रास लीला नाम सुना आपने, रास लीला, तो जो कृष्ण की जो लीलाएं होती है वो रास लीला कहलाती है। एक तो होती रामलीला, तो रामलीला तो क्या, जो राम की लीलाएं हैं, और रास लीला क्या, जो कृष्ण की लीलाएं हैं। तो ये आम जीवन के अंदर है, वो कृष्ण की लीलाओं से संबंध रखता है, उनके लिए रूढ़ हो रखा है। इस पद्धति का प्रचार 14वीं शताब्दी तक चलता रहा। यानी जो ये रास लीलाएं हैं वो कहां से 14वीं शताब्दी तक चलती रही। आगे रास साहित्य की प्रमुख रचनाएं, यानी जो रास साहित्य है उस रास साहित्य में किस किस विद्वानों ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो मैंने यहाँ पर एड की है। तो पहली है भरतेश्वर बाहुबली रास, यानी इसके आगे रास लगा हुआ है। भरतेश्वर बाहुबली रास है, इसके रचनाकार की बात करें यानी लेखक की, वो है शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास का रचनाकार है शालिभद्र सूरी। मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। यानी रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है वो कौन सा है, भरतेश्वर बाहुबली रास है, शालिभद्र सूरी की रचना है, और किसने माना है, मुनि जिनविजय ने। यानी मुनि जिनविजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास रचना को क्या माना है, रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। बात करिए रचना काल की, तो 1184 ईस्वी इसका रचना काल है, 1184 ईस्वी, ठीक है, 1184 ईस्वी इसकी रचना हुई थी। यानी ये भरतेश्वर बाहुबली रास, इसके रचनाकार मुनि जिनविजय ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसको माना है, इस प्रकार के करके इसका रचना काल क्या है 1100, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये भी मोस्ट है। यानी गणपति चंद्र गुप्त है, उसने रास ये हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, यानी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, शालिभद्र सूरी को ही माना है। और इसकी रचना कौन सी है, भरतेश्वर बाहुबली रास। 205 छंद या खंड काव्य है, यानी 205 इसके अंदर क्या है, छंद है। और काव्य कौन सा है, ये खंड काव्य है। प्रबंध काव्य क्या होता है, खंड काव्य में मुक्तक जो रचनाएं होती है अलग अलग जगहों से लिए गए वर्णन करके उसको बनाया जाता है। यानी जो इसमें 205 छंद है वो सब अलग अलग तरह के हैं, एक तरह के नहीं है, यानी एक घटना नहीं चलती है। और प्रबंध काव्य में क्या होता है, एक घटना चलती है, यानी नियमित एक जो फिल्म की स्टोरी चलती है उसके हिसाब से चलती है, तो वो एक प्रबंध काव्य होता है। और खंड काव्य में अलग अलग होता है। इसमें भरतेश्वर, भरतेश्वर कौन है, अयोध्या का राजा, जो भरत है ना वो है अयोध्या का राजा। वो बाहुबली कौन है, तक्षशिला का राजा की वीरता व युद्धों का वर्णन है। यानी भरतेश्वर बाहुबली रास इसका नाम है, तो बाहुबली हो गया एक, भरतेश्वर हो गया। तो भरतेश्वर कहाँ का है, अयोध्या का राजा है, और बाहुबली तक्षशिला का राजा है। दोनों की वीरता और युद्धों का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें वीर, श्रृंगार व शांत रस है, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। यानी इसमें कौन सा युद्ध है तो वीरता है, ठीक है, और श्रृंगार भी है साथ में, और शांत रस भी है। यानी वीर, श्रृंगार और शांत तीन रसों का प्रयोग इसमें किया गया। किसमें, भरतेश्वर बाहुबली रास में, जो शालिभद्र सूरी की रचना है 1184 ईस्वी उसका रचना काल है। फिर है पंच पांडव चरित्रास, पंच पांडव चरित्रास, इसके रचनाकार की बात करें तो शालिभद्र सूरी है, यानी शालिभद्र सूरी की ही रचना है पंच पांडव चरित्रास। ये हिंदी रास परंपरा की ऐतिहासिक रचना है।
यानी ऐतिहासिक रचना का मतलब इतिहास का वर्णन इसके अंदर किया गया है। इसमें पंच पांडव चरित रास में जो शालिभद्र सूरी की रचना है, इसमें 15 सर्ग है। यानी उसमें जैसे 205 छंद थे, भट्टेश्वर बाहुबली रास में क्या थे, 205 छंद थे, और इसके अंदर 15 सर्ग है। 15 सर्ग का मतलब समझते हो, यानी सर्ग का मतलब पाठ हो गया, यानी 15 पाठ है, छंद नहीं दिए इसमें। उसमें तो क्या है, 205 छंद ही है, और इसके अंदर क्या है, 15 सर्ग है। 15 सर्ग का मतलब होता है 15 पाठ। सर्ग, समय, खंड इस प्रकार नाम दे रखे होते, तो ये पाठ है। इसकी भाषा अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी है। अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी है। अब देखो, अपभ्रंश के साथ में एक तो होता है राजस्थानी, अपभ्रंश के साथ में क्या होता है, राजस्थानी, और एक होता है अपभ्रंश के साथ में कौन सा, ब्रज भाषा। तो यहां पर आया अपभ्रंश के साथ में राजस्थानी। अब देखो, अपभ्रंश के साथ में राजस्थानी दे दिया, तो आप इसमें शैली कौन सी करोगे, डिंगल करोगे या पिंगल करोगे, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। कि मैंने जो पिछली क्लास थी, उन पिछली क्लासों में कई बार आपको बता दिया है कि अपभ्रंश के साथ में जब राजस्थानी भाषा ऐड होती है तो वो शैली कौन सी हो जाती है, वो शैली आपको कमेंट में मेरे को बताना है। और ये अपभ्रंश के साथ में जो ब्रज जब जुड़ती है तो कौन सी शैली हो जाती है, वो भी आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, क्योंकि इस प्रकार हम पीछे वाला जो है उसको दोहराते चलेंगे तो ही अच्छे से हमें याद होगा। आगे दे आगे बुद्धिरास। इसका रचनाकार की बात करें तो शालिभद्र सूरी, यानी शालिभद्र सूरी की 3 रचनाएं हो गई है। शालिभद्र सूरी की कितनी रचनाएं हो गई है, एक तो हो गई हमारी भट्टेश्वर बाहुबली रास, भट्टेश्वर बाहुबली रास एक रचना हो गई, भट्टेश्वर बाहुबली रास। दूसरी क्या हो गई, पंच पांडव चरित रास, ठीक है। यानी भट्टेश्वर बाहुबली रास रचना वो भी शालिभद्र सूरी की है, पंच पांडव चरित रास है वो भी शालिभद्र सूरी की है, और जो बुद्धि रास है, बुद्धि रास यहाँ लिखी हुई है, बुद्धि रास, तो ये जो बुद्धि रास है ये भी किसकी है, ये भी शालिभद्र सूरी की रचना है। तीनों की रचनाकार एक हो गए। ये जो भट्टेश्वर बाहुबली रास है, इसके अंदर जो भरतेश्वर और जो बाहुबली है उनके युद्धों और वीरता का वर्णन किया गया। ये जो पंच पांडव चरित रास है इसमें ऐतिहासिक वर्णन किया गया है, ठीक है। इसकी जो 1184 ईस्वी रचना काल है। चंदनबाला रास, चंदनबाला रास एक बार में थोड़ा इरेज करता हूं। चंदनबाला रास कवि आसगु, कवि आसगु। रचना काल की बात करें तो 1200 ईस्वी, जालोर, जालोर राजस्थान में पड़ता है हमारे, जालोर कहाँ है, राजस्थान। तो चंदनबाला रास है वो कवि आसकू द्वारा रचित रचना है, और रचना काल की बात करें तो 1200 ईस्वी इसका रचना काल है, और जालोर इसका क्षेत्र है, यानी जालोर के साइड में ये रचना रची गई। 35 छंद का लघु खंड काव्य, यानी एक तो खंड काव्य होता और एक लघु होता, लघु का मतलब छोटा, यानी सबसे छोटा, 35 ही छंद है, 35 ही छंद है, तो लघु खंड काव्य, खंड काव्य नहीं है, खंड काव्य थोड़ा इससे बड़ा होता है। बात करें इसकी नायिका की, तो इसका नाम क्या, चंदनबाला रास, तो नायिका का नाम भी क्या, चंदनबाला, यानी नायिका के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। चंपानगर के राजा दधिवाहन, दधिवाहन इस प्रकार है, दधिवाहन की पुत्री थी। चंदनबाला कौन थी, चंपानगर का एक राजा था, दधिवाहन उसकी पुत्री थी, उसका वर्णन इसमें किया गया है। करुण रस की प्रधानता है, यानी जो चंदनवाला है उसके जो करुणा व्यक्त हुई है उसका इसके अंदर वर्णन किया गया है चंदनबाला रास में। ये नायिका प्रधान रास काव्य है, क्योंकि नाम इसका क्या है, नायिका पे है, तो ये नायिका प्रधान रास काव्य हो गया। ये लाइन तो मैंने यहाँ लिखी है, बाकी आप इसको नाम से पढ़ के भी आप देख सकते हो, ये नायिका प्रधान रास काव्य है। तो हमने इसके अंदर चंदनबाला रास तक पढ़ लिया, आगे और भी इनकी रचनाएं हैं जो हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।